हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग की सेकंड वीडियो के बारे में। पहली वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, फर्स्ट पार्ट उसमें मैंने कवर किया है। और ये जिनका भी पीओ और क्लर्क जो इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रिटर्न की कर रहे हो, जीडी की या पीआई की, तीनों ही सूरत में ये कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरा ये बैंकिंग का कोर्स आपके सामने मैं लेके आने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एवोल्यूशन में ये टॉपिक हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। मिडाइवल इंडिया में, एंशियंट इंडिया में डिफेक्ट क्या थे, हुंडे सिस्टम क्या है, मॉडर्न इंडिया में बैंकिंग क्या थी, यहां तक हम कवर कर चुके थे। ये लास्ट स्लाइड थी जो हमने लास्ट में कवर करी थी, टाइमलाइन एंड फैक्ट्स वाली। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं यहां से। सबसे पहले हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद सबसे मेजर इवेंट आया था 1949 में, जब आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था। सो आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949। ये डेट कई बार पूछ ली जाती है। किस कमिटी को उसके बाद बनाया गया था? आरबीआई के अंडर एक कमेटी बनाई गई, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी। ये आरबीआई के अंडर बनी, जिसने ये सजेस्ट किया कि जी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को टेक ओवर कर लेना चाहिए। साथ ही एक और चीज सजेस्ट करी कि जो स्टेट ओन्ड या स्टेट एसोसिएट बैंक है, जैसे पहले अलग अलग प्रोविंसेस हुआ करती थी, उनके एसोसिएट बैंक हुआ करते थे, या फिर डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एसोसिएट बैंक हुआ करते थे, तो इनको जो है ना मर्ज कर दो और अपने साथ ले लो, स्टेट ओन्ड करवा लो, इंडिया के साथ मर्ज कर लो इनको। इन द सेंस ये कहने का मतलब था, नेहरूवियन एरा उस टाइम पे चल रही थी, तो सोशलिस्ट अप्रोच हुआ करती थी। सोशलिस्ट अप्रोच क्या होती है? सोसाइटी के हर तबके को इक्वल फायदा मिले, और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके ऊपर जो है जनता की इक्वल मतलब राइट होने चाहिए। तो बेसिकली उनका ये सब कहने का मतलब था कि सभी को, बैंकिंग के पर्सपेक्टिव से बात करें तो सभी को क्रेडिट की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। क्योंकि अभी तक जो बैंक्स थे वो कॉरपोरेट हाउसेज के पास थे। कॉरपोरेट हाउसेज मतलब टाटा, बिरला, अंबानी, मतलब अंबानी खैर उस टाइम पे नहीं थे। ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज थे, बिजनेस हाउसेज थे, ये बैंक्स को कंट्रोल किया करते थे, और क्रेडिट का, लोन का फ्लो भी वो अपने तक ही रखा करते थे। तो जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी है, दैट वाज रिमेनिंग वेरी पुअर एंड आउट ऑफ क्रेडिट, मतलब उसके पास वैसे भी पैसा नहीं है और लोन भी नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से सबसे पहले 1955 में एसबीआई कॉन्स्टिट्यूट किया गया। किसने इसको रिकमेंड किया था? एक कमेटी बनी थी, ए डे गोरेवाला, या इसमें को कई जगह गोरवाला भी लिखा गया है, जो भी है आंसर यही है। इस कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था, क्या इसको नेशनलाइज कर दिया और रीनेम कर दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को। और एसबीआई कॉन्स्टिट्यूट हुआ अंडर एसबीआई एक्ट 1955। हेडक्वार्टर बनाया गया मुंबई। और आगे के लिए भी याद कर रख लो, लगभग जितने भी मेजॉरिटी फाइनेंस की कोई भी पब्लिक सेक्टर चीजें हैं या फिर कोई ऑपरेटर है, सभी की जो कैपिटल है और हेडक्वार्टर है, लगभग फाइनेंस कैपिटल मुंबई में ही मिलेंगे। अगर तुक्का खेलना हो तो हमेशा मुंबई पे खेलना, अगर फाइनेंस रिलेटेड चीज आपको दिख रही है तो। बहुत रेयर ऐसा होता है कि न्यू दिल्ली उनकी कैपिटल मिलती है। ये नहीं कह रहा कि सभी का मुंबई चाहिए पाना, बट अगर तुक्का खेलना पड़े तो। चलिए जी, उसके बाद 1959 में एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था। एसबीआई बन चुका है 55 में, अब 1959 में एसबीआई एसोसिएट्स की बारी थी। एक एक्ट बनाया गया, एसबीआई सब्सिडरी बैंक एक्ट 1959, इसको पास किया गया। और इसके तहत एसबीआई ने ओवरटेक किया 5 फॉर्मर स्टेट एसोसिएट बैंक्स। जो स्टेट एसोसिएट बैंक है उनको टेक ओवर किया, और इनको क्या बना दिया? सब्सिडरीज ऑफ एसबीआई। क्यों? क्योंकि ये एक्ट भी तो सब्सिडरी बैंक बनाने का ही था ना। इनको मर्ज नहीं किया गया, इनकी सब्सिडरी बनाई गई थी। कौन कौन से बनाए गए? पटियाला पंजाब प्रोविंस साइड, हैदराबाद डाउनवर्ड साउथ साइड, ट्रेवनकोर अगेन डाउनवर्ड साउथ साइड, और बीकानेर एंड जयपुर वेस्ट साइड, और मैसूर सेंट्रल साइड कह सकते हो आप इसको, या लोअर अपर साउथ कह सकते हो। तो ऑल ओवर इंडिया में जो भी मेजोरिटी रीजन्स थे उनको कवर कर लिया गया। इंडिया के लगभग लगभग हिस्से को यहाँ से जो है मतलब कवर करने की कोशिश करी गई कि भाई इनको कोई ना कोई एरिया से कुछ ना कुछ पार्ट उठा लेते हैं। इधर से उठा लिया, इधर से उठा लिया, इधर से उठा लिया, इधर से उठा लिया, मतलब इधर से उठा लिया। ये जो बैंक है पैन इंडिया जो है एक नेशनलाइजेशन की प्रोसेस वो करना चाह रहे थे एसोसिएट बैंक के थ्रू। इनिशियल अरेंजमेंट क्या किया गया कि एसबीआई 55% जो है स्टेक होंगे एसबीआई के,
और जो इन बैंक्स में ओल्ड शेयर होल्डर्स थे उनका शेयर बचेगा 45%। ये इनिशियल अरेंजमेंट किया गया था। उसके बाद जी मेन इवेंट हुआ था 1966 में, जब कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक रेगुलेशन ऑफ आरबीआई के अंडर आ गए। पहले आरबीआई इनको रेगुलेट नहीं करता था, बट 1966 में नीड फील हुई और इनको इसके अंडर लेके आया गया। और इन्हीं बैंक को, अगर ये सोच रहे हो कि एसबीआई एसोसिएट के बारे में इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, नहीं, बैंकिंग स्ट्रक्चर में हम इनको डिटेल में कवर करेंगे, अभी खाली टाइमलाइन के साथ हम चीजें कवर कर रहे हैं। उसके बाद 1969 में मेन इवेंट हुआ था। क्या हुआ था 69 में? फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ था, मेजर चंक का। वैसे तो पहले भी हुआ है नेशनलाइजेशन, तो 19 जुलाई 1969, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब 14 बड़े कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था। क्या बेस बनाया गया? बेस बनाया गया जी, जिसके भी डिपॉजिट 50 करोड़ से ऊपर है उसको नेशनलाइज कर दिया जाए। पीएम उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी थी। बड़े ही स्ट्रॉन्ग हैंड के साथ वो काम किया करती थी। और आज जिन बैंक्स की आप तैयारी कर रहे हैं उनका मेन रीजन मैडम इंदिरा गांधी है। इन्होंने मतलब उस टाइम पे जो एक कॉरपोरेट का प्रेशर था वो ये था कि नेशनलाइज ना हो, बट शी वेंट अगेंस्ट द फ्लो और उन्होंने कहा कि भैया करना है तो करना है। कारण क्या था, क्यों करना पड़ा इनको ये? क्योंकि सप्लाई ऑफ क्रेडिट जो है वो एग्रीकल्चरल, स्मॉल विलेज इंडस्ट्रीज और एक कॉमन मैन, इनको क्रेडिट की सप्लाई नहीं हो रही थी। पिछली स्लाइड में हमने बात करा कि कॉर्पोरेट हाउस कंट्रोल कर रहे थे, तो इनको सप्लाई करवानी थी। इस वजह से इनको नेशनलाइज करना पड़ा। क्योंकि नेशनलाइज होने के बाद आप बैंक को डायरेक्टिव दे सकते हो कि इनको क्रेडिट करो। बाद में यही चीजें पीएसएल बनी, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ये जेनेसिस यहां से हुआ था इन चीजों का। रीजनल इम्बैलेंस को खत्म करना था। हो क्या रहा था, मेट्रो सिटीज में लोन की अवेलेबिलिटी है, रूरल साइड में नहीं है, तो रूरल इंडिया बैकवर्ड होता जा रहा था और मेट्रो सिटीज अपवर्ड होते जा रहे थे। तो वो रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा था एक कंट्री के अंदर। इंडिया लाइज इन द विलेज, 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टेइंग इन टू द विलेज, और वहां पे अगर क्रेडिट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो इंडिया हमेशा बैकवर्ड नेशन रहेगा। एंड थर्ड वॉज द मोनोपोली ऑफ प्राइवेट बैंक्स। क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर को अगर आपने मोनोपोली क्रिएट कर दी तो वो अपनी मनमानी करता है। इसीलिए एक जो है गवर्नमेंट प्लेयर का होना जरूरी है। बट उस टाइम पे तो एक नहीं मल्टीपल लेके आए थे क्योंकि नीड बहुत बड़ी थी। कौन कौन से बैंक 19 जुलाई 1969 को नेशनलाइज हुए थे? ये थे इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, महाराष्ट्र कैनरा बैंक, सेंट्रल, देना, इंडियन इंडियन ओवरसीज बैंक, पीएनबी, सिंडिकेट, यूनियन, यूनाइटेड, यूको एंड बैंक ऑफ इंडिया। ऑलमोस्ट जो बैंक अभी कुछ टाइम पहले मर्ज हो गए, ये सारे उसी टाइम पे नेशनलाइज हुए थे। और ये उस टाइम के पेपर की कटिंग है जिस दिन अगले दिन आया था 14 टॉप बैंक्स आर नेशनलाइज्ड। और ये ऑर्डिनेंस के थ्रू लेके आए थे, बाद में इसको जो है बिल पास करवाया गया था, जैसे किसान बिल आए थे। अब बात करते हैं, नेक्स्ट इवेंट हुआ 1980 में। ये क्या हुआ था, सेकंड नेशनलाइजेशन हुई फिर से बड़े स्केल पे 15 अप्रैल 1980 में, जब 6 बड़े कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया। अब की बार बेस क्या बनाया गया कि जिनके डिपॉजिट्स 200 करोड़ से ऊपर है उन सबको नेशनलाइज कर दो। मेन पर्पस क्या था कि जो भी बड़ा प्लेयर है उसको नेशनलाइज कर दो, तो जो उसकी आउटरीच है उसको मैक्सिमम किया जा सकता है। क्योंकि करने को तो वो छोटे बैंक भी कर सकते थे, पर उसकी रीच बढ़ाने में इटसेल्फ टाइम लग जाता। पर्पज मोर और लेस सिमिलर था, कोई पर्पज में चेंज नहीं आया, वही क्रेडिट की सप्लाई करवानी थी एग्रीकल्चर, स्मॉल विलेज इंडस्ट्रीज में, इन चीजों को खत्म करना था। ये 6 बैंक्स जो हैं वो नेशनलाइज हुए थे। कौन कौन से? आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक। इन 6 को नेशनलाइज कर दिया गया। 1975 में आरआरबी अगला इवेंट हुआ। क्या हुआ जी उसमें? रीजनल रूरल बैंक क्रिएट किए गए। क्यों? देखिए, नेशनलाइजेशन किया गया था कि रूरल एरिया में क्रेडिट की सप्लाई हो। जब ये नेशनलाइज किए गए ना, तो एक्स सिटीज में फाइनेंस की जो है फैसिलिटी अवेलेबल थी। अब वो फैसिलिटी नेशनलाइजेशन के बाद वाई सिटीज में चली गई। बट अभी भी जो जेड सिटीज थे वो आउट ऑफ क्रेडिट जा रहे थे, उनके पास क्रेडिट अभी भी नहीं पहुंच पा रहा था। तो ये डिसाइड किया गया कि एक बैंक ऐसा ही क्यों ना क्रिएट कर दिया जाए कि डायरेक्टली रूरल एरिया को टारगेट करे। दैट्स व्हाई द आरआरबी केम इनटू पिक्चर। ये कब हुए जी? 2 अक्टूबर 1975 में। कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनी थे? नरसिम्हन कमेटी ऑन रूरल क्रेडिट। अब समझ गए, नाम से ही समझ आ गया होगा आपको। और ये एक्ट का नाम दिया गया आरआरबी एक्ट 1976 जब ये पास हुआ।
पर्पस क्या था, रूरल एरिया को मेन स्ट्रीम में लेके आना। मेन स्ट्रीम में कैसे आएगा, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब आएगी, जब पैसा आएगा। पैसा कब आएगा, जब बैंक आएंगे। और सबसे पहला जो आरआरबी बना था वो प्रथमा बैंक बना था। कमेंट सेक्शन में डालो कि ये कहाँ पे बना था। और फर्स्ट आरआरबी ये बना दिया था। उसके बाद जी नेक्स्ट टाइमलाइन में क्या हुआ था, पोस्ट इंडिपेंडेंस 2017 में मेन इवेंट हुआ था। उसके बाद मर्जर ऑफ एसबीआई एंड एसोसिएट बैंक, जो थोड़ी देर पहले 1959 में ये बने थे, 1955 में ये बना था। अब टाइम आ गया इन दोनों को मिलाने का। ठीक है, 1 अप्रैल 2017 को इनको मर्ज कर दिया गया था। 5 एसोसिएट बैंक और एक ये भारतीय महिला बैंक। ये 2000 आई थिंक 11 में जो दिल्ली रेप केस हुआ था उसके बाद जो कैपिटल, जो फंड का कॉर्पस बनाया गया था उसमें से भारतीय महिला बैंक बनाया गया था, जिसमें सिर्फ लेडीज आएंगी। जो कि एक फ्लॉड कॉन्सेप्ट थी कि इमोशंस के ऊपर इस तरह की चीजें नहीं चलती। और अल्टीमेटली पहले इसको इसकी सब्सिडरी बनाया गया था और उसके बाद इसके अंदर मर्ज कर दिया गया। तो ये तो 5 एसोसिएट बैंक थे, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, हैदराबाद, ट्रैवनकोर, बीकानेर एंड जयपुर एंड मैसूर। 2 बैंक थे सौराष्ट्र और इंदौर, वो पहले ही एसबीआई के अंदर मर्ज किए जा चुके थे। और इस मर्जर के बाद एसबीआई जो है वर्ल्ड के टॉप 50 बैंक की लिस्ट में शामिल हो गया था, 48 49 रैंक के अराउंड। ठीक है, 2020 में उसके बाद अगला मर्जर हुआ। अब की बार 10 बैंक को जो है कि मर्ज किया गया 4 बैंक के अंदर। कौन कौन से बैंक थे वो ये रहे। फर्स्ट लार्जेस्ट एसबीआई, सेकंड लार्जेस्ट पीएनबी के अंदर मर्ज किया गया ओबीसी को और यूनाइटेड को। अब ये सेकंड लार्जेस्ट बैंक बन गया। थर्ड लार्जेस्ट यहाँ पे है, ये एक अलग ड्राइव चली थी इसके लिए। विजया बैंक और देना बैंक को मिला के बैंक ऑफ बड़ौदा बनाया गया। इस तारीख को ये कमेंसमेंट हो गई थी। तो फर्स्ट लार्जेस्ट एसबीआई, सेकंड लार्जेस्ट ये, फोर्थ लार्जेस्ट बन गया कैनरा बैंक जी। कैनरा बैंक में मिला दिया सिंडिकेट बैंक को। उसके बाद फिफ्थ लार्जेस्ट बना जी कॉरपोरेशन बैंक को, सॉरी यूनियन बैंक। यूनियन बैंक में किस किस को मिलाया गया, कॉरपोरेशन बैंक को और आंध्रा बैंक को। और सेवंथ लार्जेस्ट बना इंडियन बैंक। इंडियन बैंक में सिर्फ अलाहाबाद बैंक को मर्ज किया गया है। ठीक है, तो मोरलेस जो मोटे मोटे इवेंट्स थे जो पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो हमने कवर कर लिए हैं। अगली वीडियो में हम इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर को देखेंगे, जिसमें सारे मेन मेन बैंक को डिस्कस करेंगे, कैसे आए, क्या रोल है, क्या फंक्शन है। बट तब तक के लिए ये फैक्ट है, नाबार्ड नाबार्ड आ गया जी 1982 में। टाइमलाइन के साथ याद रखोगे तो थोड़ा सिक्वेंसिंग करने में आसानी होगी आपके लिए। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। डिटेल में बैंकिंग स्ट्रक्चर में कवर करेंगे। 1982 में एग्जिम बैंक बना दिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ये नीड के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, क्योंकि 1980s के अराउंड हम एक्सपोर्ट के बारे में सोचने लग गए थे कि भाई इंडिया के सेल्फ डिपेंडेंसी से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी जो जरूरी हैं और कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी जो हम कर सकते हैं। 1988 में हाउसिंग बड़ी प्रॉब्लम हुई तो नेशनल हाउसिंग बैंक बनाया गया। 1990 में सिड भी बनाया गया, क्योंकि अब स्मॉल इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस हो रहा था। देखिए ये जो डेवलपमेंट है इसको आप एक बार इकोनॉमी के साथ लिंक कर लोगे ना कि उस टाइम क्या चल रहा था, तो आपके लिए आंसर याद करना आसान होगा। और दूसरा, याद ना भी हो तो सिक्वेंसिंग करना आसान होगा कि पहले फोकस किस पे डाला गया था, उसके बाद फोकस किस पे किया गया था। तो दोस्त ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के साथ हमने जो पहला चैप्टर है अपना एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग वो कवर कर लिया है। आने वाले चैप्टर्स इसी तरह से आते रहेंगे। अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने चैनल पे बना रखी है, इंटरव्यू के लिए अलग, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए अलग, करंट अफेयर के लिए अलग। ये सारी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं अगर आप बैंकिंग या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। और इसी तरह अगर तैयारी करते रहे दोस्त, आपका सिलेक्शन पक्का है और ये मेरी गारंटी है। और दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट 90% लोग चैनल का कंटेंट देखते हैं, उनको अच्छा भी लगता है, बट सब्सक्राइब करने में पता नहीं कौन सी झिझक है। कर लो यार, आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।